मूवी के पहले ही सीन में हमें न्यू वर्ल्ड नाम की एक नई दुनिया दिखाई जाती है। इस दुनिया में जहाज पानी पर नहीं बल्कि रेगिस्तान की रेत पर तैरते हैं। इस जहाज में मौजूद लोग अभी थोड़ी दूरी पर बने एक ऊंचे टावर की तरफ जा रहे होते हैं। इस जहाज के कैप्टन का नाम है डियागो। डियागो इस टावर के बारे में काफी समय से रिसर्च कर रहा होता है। इसी शिप में हमें टोनी नाम का एक शिकारी भी दिखता है। इन सबको इसी जहाज में आगे बढ़ते रहना था कि अचानक रेगिस्तान की गहराई से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और जहाज पर जोरदार हमला कर देते हैं। ये सभी लोग जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उन दैत्याकार राक्षसों से लड़ने की कोशिश करते हैं। फाइट के दौरान टोनी जहाज से बाहर गिर जाता है। जहाज आगे बढ़ चुका था, इसलिए टोनी वहीं पीछे रह जाता है। इसके बाद सीन बदलकर हमारे असली दुनिया में आ जाता है। यहाँ एक मिलिट्री टीम रेगिस्तान में पहुंचती है, क्योंकि मिलिट्री की ही एक दूसरी टीम ब्रावो टीम इसी रेगिस्तान में लापता हो गई है। उन्हें ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। इस मिलिट्री टीम की लीडर का नाम है नटाली। नटाली और उसकी टीम ब्रावो टीम को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। तभी उन्हें सड़क के किनारे कुछ प्राचीन पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ब्रावो टीम को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां ब्रावो टीम गुम हुई थी। वहां उन्हें जीप के टायरों के निशान थोड़ी दूर तक दिखाई देते हैं और फिर अचानक वो निशान गायब हो जाते हैं। ये लोग उस जगह को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक विशाल और डरावना रेत का तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग जीपों में बैठकर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह उससे बच जाए, लेकिन हर कोशिश नाकाम। आखिरकार वे सब उस खतरनाक तूफान के बीच फंस ही जाते हैं और उसी तूफान की वजह से वे प्राचीन पत्थर चमकने लगते हैं। जैसे ही उनकी जीप उस पत्थरों के पास पहुंचती है, उनकी जीप हवा में तैरने लगती है। कुछ देर बाद जब सबको होश आता है, वे देखते हैं कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, सब सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक ये, वे अब सफेद रेत वाले एक अजीब रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम यहां आए कैसे, क्या हुआ हमारे साथ। यहीं थोड़ी दूरी पर उन्हें एक ऊंचा टावर भी नजर आता है, वही टावर जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसका मतलब साफ है, ये सब लोग उस भयानक तूफान के जरिए दूसरी दुनिया न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं और अब उनके पास मौजूद जीपीएस, कंपास और बाकी सारे उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा। यानी इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कहां फंस गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि जिन ब्रावो टीम की वे तलाश कर रहे थे, उनकी जीप्स यही पास में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो पूरी तरह जली हुई राख बन चुकी है। इतनी भयानक आग लगी थी कि उन जीप्स के अंदर मौजूद इंसान भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। यह दृश्य देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि पहले किसी तरह इसे अपने मिलिट्री बेस को रिपोर्ट करना होगा और रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसी दौरान थोड़ी दूरी से टोनी भी इन्हें देख रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे नटाली और उसकी टीम आगे बढ़ती है, उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक विशालकाय जीव का कंकाल पड़ा होता है। ये किस जानवर की हड्डियां हैं, सोचना भी डरावना है। इसी बात से सभी की सांसें रुक जाती हैं। टोनी बाज की तरह ध्यान से इन्हें निशाना लगाकर तीर चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन टीम कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरी जमीन हिलने लगती है और रेत के भीतर से कोई बहुत बड़ा और खतरनाक चीज उनके तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर सब डरकर तेजी से जीप में बैठकर भागने लगते हैं और उस चीज पर गोली भी चलाते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो विशाल मॉन्स्टर रेत के ऊपर आता है, एक जीप क्रैश हो जाती है और एक सोल्जर फंस जाता है। मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उस फंसे हुए सैनिक को मार डालता है। बाकी बचे लोग जीप तेजी से भगाकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो दानव उनके पीछे पड़ चुका है और उनकी जीप पर भी हमला कर देता है। टोनी दूर से ये पूरा मंजर देखता रहता है। इधर उसी समय वो दैत्य एक और सैनिक को भी मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो सैनिक उस पर ढेर सारे बम ब्लास्ट कर देता है। बम के विस्फोट से मॉन्स्टर कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाकर सारे सैनिक पास मौजूद चट्टानों की तरफ भागते हैं। टोनी भी बम बंधे हुए तीर से उस पर हमला करता है। इधर सैनिक एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं कर पाता और दोबारा रेत के अंदर छुप जाता है। जो भी उन्होंने अभी अभी देखा, उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। वे यही सोच रहे होते हैं कि अचानक एक बड़े बिच्छू जैसी क्रीचर पीछे से आकर नटाली को डंक मार देता है। टीम उस क्रीचर पर गोली चलाती है और उसे भगा देती है, लेकिन जब नटाली की तरफ देखते हैं, वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही होती। उधर उसी समय और भी कई क्रीचर्स उन पर टूट पड़ते हैं। मजबूरी में बाकी सैनिक नटाली को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। टोनी भी दूर से उनकी मदद करने की कोशिश करता है,
लेकिन ज्यादा देर वे सब जिंदा नहीं रह पाते। वो सभी क्रीचर्स एक एक करके उन सभी सैनिकों को मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद नटाली को फिर से होश आता है। असल में उस क्रीचर का जहर उसके शरीर में फैल गया था, जिसके कारण वह सांस नहीं ले पा रही थी। अब जहर कम होने पर वह दोबारा होश में आती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वही क्रीचर लौट कर आता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद नटाली फिर होश में आती है और देखती है कि वो क्रीचर्स उसे बंदी बनाकर रखे हुए हैं। किसी तरह बहुत मुश्किल से वो खुद को छुड़ाती है और बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन बाहर आकर जब वह आसपास देखती है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके सभी टीम मेंबर्स मरे हुए वहीं पड़े होते हैं। मतलब साफ है, ये जगह धरती के अंदर की कोई भयावह दुनिया है। नटाली को अपने छोटे बैग में आग फेंकने वाला एक स्प्रे मिलता है और वह अपनी फ्लेयर लाइट जलाकर अंधेरे में आगे बढ़ जाती है। वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन यह जगह मानो कभी खत्म ही नहीं होती। रास्ता खोजते खोजते उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां इन क्रीचर्स के ढेरों अंडे पड़े होते हैं। उसी समय उसकी टीम का एक बचा हुआ सिपाही वहां पहुंचता है और नटाली के पास आ जाता है। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और जैसे ही नटाली उसे दोबारा ऑन करती है, सामने वे क्रीचर्स फिर पहुंच जाते हैं। उसी समय वह सिपाही दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर उन क्रीचर्स ने अंडे डाल दिए थे और तभी वह वहीं मर जाता है। नटाली तुरंत स्प्रे निकालकर उन क्रीचर्स पर आग बरसा देती है। आग और रोशनी की दिशा पकड़कर वह किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन वे क्रीचर्स उसे फिर से अंदर खींच लेते हैं। इसके बावजूद बहुत संघर्ष के बाद वह दोबारा बाहर आने में सफल होती है। डरी सहमी वह जल्दी से अपने शरीर की जांच करती है, कहीं उसके अंदर भी उन क्रीचर्स ने अंडे तो नहीं डाले। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब वे क्रीचर्स बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें धूप से डर लगता है। नटाली को अपनी वेडिंग रिंग भी सुरक्षित मिलती है, जो उसके मंगेतर ने उसे दी थी। यही याद उसे मजबूत बनाती है और वह फैसला करती है कि उसे यहां से निकलना ही होगा। वह अपनी गोली निकालकर जख्म पर लगा देती है ताकि खून बहना रुक जाए। इसके बाद वह पास ही मौजूद एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगती है। ऊपर पहुंचकर जब आसपास देखती है तो हर ओर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। उसी दौरान उसकी नजर कुछ अजीब सी रखी हुई चट्टानों पर पड़ती है, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर रखा हो। नटाली समझ जाती है कि इस जगह पर कोई और भी जिंदा है। वह नीचे लौटकर पानी ढूंढने लगती है, लेकिन पानी पूरी तरह गंदा होता है। इसी तरह चलते चलते वह फिर आगे बढ़ती रहती है और कहीं ऊंचाई पर बैठे टोनी की नजर उस पर पड़ती है। वह दूर से उसे देख रहा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर नटाली को बहुत सी टूटी फूटी पुरानी शिप्स दिखाई देती हैं। सोचती है शायद इनमें से किसी में पानी मिल जाए। इसी उम्मीद में वह अंदर जाकर खोजने लगती है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कोई उसके आसपास घूम रहा है और तभी टोनी पीछे से आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। नटाली भी आखिर मिलिट्री है, वह तुरंत उससे भिड़ जाती है, लेकिन टोनी भी कोई कम नहीं। वह एक जबरदस्त शिकारी है, इसलिए वह उसे चित कर देता है और उसके हाथ बांध देता है, क्रीचर्स फिर से ना आ जाएं। इसलिए टोनी उसे लेकर पहाड़ के अंदर बने अपने गुप्त ठिकाने में पहुंच जाता है। यहां वह पत्थरों पर उग रही काई खाता है और रखे हुए थोड़े से पानी से अपनी प्यास बुझाता है। इसी बीच क्रीचर्स भी अपनी मांद से बाहर निकल जाते हैं। रात के समय टोनी 2 गुड़ियाएं रखकर उनके सामने प्रार्थना करता है और सो जाता है। अगली सुबह नटाली अभी भी बेहोश है। टोनी बाहर जाता है, पर तभी नटाली किसी तरह अपने हाथ खोलकर उसे पीठ पीछे से मार देती है और अब उसके हाथ बांध देती है। जब वह पानी पीने की कोशिश करता है तो वह उसे थूक देता है। नटाली को गुस्सा आता है और वह उसकी रखी गुड़ियाओं पर वार कर देती है। फिर एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। मारते मारते दोनों पहाड़ से नीचे गिरते हुए क्रीचर्स की मान तक पहुंच जाते हैं। टोनी उन क्रीचर्स के बीच फंस जाता है। काफी मुश्किल से नटाली उसे वहां से बाहर निकालती है। इसके बाद वह उसे समझाती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। फिर अपने पास बची हुई थोड़ी सी चॉकलेट उसे खाने के लिए देती है और तभी एक रहस्य सामने आता है। टोनी को चॉकलेट क्या होती है वह भी पता नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं। इतना ही नहीं, उसे हमारी पृथ्वी की भाषा भी नहीं आती। वो किसी अजीब सी भाषा में बात करता रहता है और अब तक उसे भी समझ में आ जाता है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है। तो वो अपने पास रखा हुआ पानी उसे दे देता है। वो भी खुशी से पानी पी लेती है। इसके बाद वो इशारा करके बताता है, हमें उस टावर तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां एक भयानक मॉन्स्टर भी मौजूद है। तो उसे मारने के लिए अगर हम जीप तक पहुंच जाए तो वहां हथियार मिल जाएंगे। इसके बाद टोनी उसे उन क्रीचर्स के घोंसले के पास ले जाकर इशारा करता है कि अगर हम जहर उस मॉन्स्टर के अंदर डाल दें तो वो बेहोश हो जाएगा और तब हम टावर की तरफ जा पाएंगे। ये आइडिया नटाली को भी बहुत पसंद आता है। इसके बाद नटाली वहां बैठकर गाना गाते हुए इंतजार कर रही होती है। रात होते ही एक क्रिएचर उसे चुपके से फॉलो करता हुआ अचानक हमला करने आता है। तभी टोनी पहुंच जाता है।
वो उसका सिर काट देता है और फिर उसके जहरीले पैर को काट कर उसे अपने घर ले आते हैं। अब तक ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। उसे उसकी भाषा नहीं आती और उसे उसकी फिर भी इशारों में कैसे कैसे बात कर ही लेते हैं। और वो क्रिएचर्स भी घर में घुसने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन घुस नहीं पाते। इसके बाद हमें एक और बात पता चलती है। जो गुड़ियाएं टोनी पूजा करते हुए रखता था वो कोई और नहीं, उसका परिवार था। लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं है। ये जानकर नटाली को भी बहुत दुख होता है। इसके बाद टोनी उस क्रिएचर के जहर को एक तीर में भर देता है और फिर अपने पास मौजूद हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है वो उसे सिखाता है। ये जादुई हथियार होते हैं जिनसे आग निकलती है और एक ड्रम से रेत, इसे बाहर की तरफ गिराने जैसा जाल बनाकर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही रेत नीचे गिरने लगती है एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक और ड्रम रेत के अंदर गिर जाता है। उसे फॉलो करते हुए मॉन्स्टर भी नीचे चला जाता है। यही सही मौका होता है तो दोनों जीप की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनकी ओर दौड़ते हुए आता है। तब टोनी दूसरी तरफ भागकर उसे अपने पीछे खींचता है और जहरीला तीर उसकी आंख में मार देता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। वो फिर से हमला करने ही वाला होता है तभी नटाली उसे गोली मारती है और रॉकेट लॉन्चर से ब्लास्ट भी कर देती है। फिर भी वो जीप पर ही हमला कर देता है और लगता है बस यही नटाली की कहानी खत्म। तभी टोनी पीछे से आकर उसके सिर के बीच में भाला घुसा देता है। मॉन्स्टर उसे जोर से दूर फेंक देता है। नटाली बड़ी मुश्किल से उसके सिर के पास पहुंचकर उसी भाले को और जोर से चुभोती है और आखिरकार उसे मार देती है। लेकिन टोनी बेहोश हो चुका होता है। तभी नटाली को जीप के पास कुछ बैग मिलते हैं। वो उन्हें उठाती है और टोनी को एक स्लेज जैसी चीज पर लिटाकर बहुत मुश्किल से टावर की ओर बढ़ती है। लेकिन रात हो चुकी होती है, ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और आंधी तूफान के आने के संकेत भी मिलते हैं। तभी उसे याद आता है बैग में एक टेंट भी है। वो उसे लगाती है और भयानक तूफान आने पर भी किसी तरह खुद को संभालती है। अगले दिन टेंट के ऊपर बहुत सारा रेत जमा हो चुकी होती है। वो उसे साफ कर ही रही होती है कि तभी टोनी भी होश में आ जाता है। फिर दोनों टावर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। चलते चलते नटाली और टीम के लोग जिन्हें खोज कर लाए थे, ब्रावो टीम, उनकी जली हुई जीपें भी दिखाई देती हैं। उसे देखकर वो आगे बढ़ने लगती है। ऐसे ही दोनों कई मील चलते हैं और एक जगह पर इन्हें एक जंगल मिलता है जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है और वहां डायनासोर जैसे दिखने वाले कुछ अजीब जीव भी होते हैं। तब टोनी इशारा करके बताता है ये शाकाहारी हैं। फिर जब नटाली पानी पीने जाती है तभी एक मछली जैसा जीव उस पर हमला करने आता है और टोनी उसे मार देता है। फिर उसी को पकाकर खाने लगते हैं क्योंकि अच्छे खाने को उन्हें कई दिन हो चुके थे। रात होती है। टोनी अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करता है। तभी जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वे देखते हैं एक ड्रैगन वहां आता है और जंगल में आग लगा देता है। आग से डरकर जंगल के सारे जीव उनकी ओर भागने लगते हैं। तभी डिएगो आता है और नटाली को बचा लेता है और आग से उन जानवरों को पास आने नहीं देता। साथ ही डिएगो की टीम टोनी को भी बचा लेती है। नटाली धन्यवाद कहने आती है लेकिन डिएगो कहता है थैंक यू मत कहना और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है वो खुद को पिंजरे में कैद पाती है। आसपास डिएगो की टीम खड़ी देखती है। तभी टोनी भी वहां आता है और उसे बड़ी उदासी से देख वहां से चला जाता है। फिर नटाली देखती है पिंजरे के नीचे एक दरवाजा है। वो उसका ताला तोड़कर नीचे आती है तो देखती है कि यह एक किचन जैसा कमरा है और वहां खाना बनाने वाली एक बिल्ली भी मौजूद होती है। तभी टोनी आता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है और वैसे भी उस बिल्ली को किचन में खाना बनाना बहुत पसंद होता है। अब डिएगो उससे उसकी ही दुनिया की भाषा में बात करने लगता है। वो कहता है टोनी ने कहा तुमसे हमें कोई खतरा नहीं। तुम अकेली नहीं हो जो उस पोर्टल से यहां आई हो। तुमसे पहले भी कई लोग यहां आ चुके हैं। हमारी भाषा भी हमने उन्हीं से सीखी है। फिर वो दूर खड़े टावर की तरफ इशारा करके बताता है उसका नाम है स्काई टावर। उसी टावर के जरिए तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया में पोर्टल खुलता है। पहले वहां बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग रहते थे पर पता नहीं वो कहां से आए थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ही एक दिन उनकी मौत की वजह बन गई। अब हमें शक है कि वह टावर हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया दोनों के लिए खतरनाक है, इसलिए हमें जाकर उसकी जांच करनी है। लेकिन उसे बचाता है रातोलोस नाम का ड्रैगन। उसे उन्हीं एडवांस लोगों ने वहां छोड़ा था। उसे हराना बेहद मुश्किल है। ज्वाला फेंकने से पहले वो थोड़ी देर के लिए कमजोर होता है। अगर तुम उसे मारने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया वापस भेज देंगे। नटाली थोड़ा सोचती है फिर कहती है ठीक है। अगले दिन डिएगो की बड़ी टीम टावर की ओर निकलती है। नटाली भी उनके साथ होती है। यात्रा करते हुए ऊंचे पहाड़ और चट्टानें पार करते हुए आखिरकार शाम तक वे टावर के पास पहुंच जाते हैं और वहां देखकर पता चलता है वह टावर बिजली को सोखता है और उसकी ऊर्जा से पोर्टल खोलता है। फिर वे कहते हैं ठीक है अब टावर को चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही वे टावर के पास पहुंचते हैं उन्हें साफ साफ सबूत मिलने लगते हैं।
कि रातोलोस वहीं आसपास घात लगाए बैठा है। सब तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। सब अपने अपने ठिकानों पर छुपकर इधर उधर नजरें टिकाए रखते हैं कि वो आखिर आएगा तो कहां से, कब हमला करेगा। और तभी रातोलोस आसमान से उतरते हुए कुछ सैनिकों पर आग उगल देता है और टावर की रक्षा करने के लिए सीधे उनकी ओर बढ़ता है। उसका भयानक रूप अब सभी को साफ दिख रहा होता है। वो हमला करता करता नटाली की तरफ भी बढ़ता है। उसके ऊपर भी आग बरसाने ही वाला था कि उससे ठीक पहले उसके गले की कमजोर जगह नटाली को नजर आ जाती है। तभी डिएगो छलांग मारकर अपने हथियार से उससे भिड़ जाता है और टोनी तीरों के धमाकों से लगातार उस पर वार करता है। उसी वक्त बिजली गिरती है और पुरानी पत्थर की दीवारें चमकने लगती हैं और फिर हमारी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है। नटाली भी पूरी ताकत से ड्रैगन से लड़ती रहती है, लेकिन बचने के चक्कर में ऊपर से छलांग लगाते ही सीधे एक पोर्टल में गिर जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर वो खुद को फिर से मरुस्थल में पाती है और उसी समय मिलिट्री के हेलीकॉप्टर उसके पास उतरने लगते हैं। मतलब वो आखिरकार अपनी दुनिया वापस पहुंच चुकी होती है। उसे सुरक्षा में ले जाया जाता है। हालांकि पोर्टल से सफर करके आने के कारण उसकी हालत ठीक नहीं होती, पर तभी पीछे एक विशाल पोर्टल खुलता है और रातोलोस भी हमारी दुनिया में घुस आता है। वो हेलीकॉप्टरों पर हमला कर इन्हें क्रैश कर देता है और अब मिलिट्री उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इन सब लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो सबको एक ही वार में खत्म कर देता है। इसके बाद नताली किसी तरह खुद को संभाल कर बाहर निकलती है और देखते ही हैरान रह जाती है। वो ड्रैगन सबको मार रहा होता है और लोगों को खाना भी शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो किसी भी हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ता। इधर नताली को कुछ बम मिल जाते हैं। तभी राथालोस पर हमला करने के लिए एक बड़ा प्लेन आता है, लेकिन वो उसे भी एक ही झटके में तबाह कर देता है। अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। तभी नताली बाहर आती है और अपने पास मौजूद हथियार की मदद से उसके पंख के पास जाकर चाकू से उसका पंख काट देती है। इससे राथालोस बहुत गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो हमला करने के लिए अपना मुंह बाहर निकालता है, नताली उसके कमजोर गले के अंदर बम डाल देती है, जिससे उसके पूरे शरीर में जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। वो नीचे गिरता है और उसे मृत समझकर नताली चैन की सांस लेती है, लेकिन नहीं, वह अभी भी जिंदा होता है और फिर से हमला करने आता है। उसी वक्त अचानक कोई ड्रैगन पर हमला करता है। देखते हैं